हमारी कहानी है बहू के घूंघट। मेरी शादी के कुछ दिन बाद घर पर सभी रिश्तेदार आए हुए थे। आखिर नई नवेली बहू से मेहमान नवाजी करवाने का सभी को शौक होता है। सासू माँ का आदेश मिलते ही मैं सभी के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई। मैं सबको चाय नाश्ता पकड़ा ही रही थी कि अचानक मेरा घूंघट गिर गया। दोनों हाथों में सामान था, इसलिए मैं अपना घूंघट ठीक भी नहीं कर पाई। सासू माँ ने देखा कि मेरा घूंघट गिरा हुआ था, पर ये नहीं देखा कि मेरे दोनों हाथों में सामान भी था। उनकी बहू का घूंघट सामने गिर गया, ये उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। सबके सामने ही अपना सासपना दिखाते हुए उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। कुछ शर्म है या नहीं? यही सीख कर भेजा है तेरे माता पिता ने। हमारे घर की इज्जत का कुछ ख्याल ही नहीं है। ससुर जी भी वहीं बैठे हुए थे, वो भी बोले, बहू शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमारी नाक कटवाते हुए सास इतना कुछ बोल गई, लेकिन अभी तक घूंघट ठीक करते नहीं बनना। तुमसे कुछ तो अपनी सास का ही लिहाज करो। कब तक ऐसे उघाड़े सिर घूमती रहोगी? अपना घूंघट ठीक कर। बहू हो, बहू बेटी बनने की कोशिश मत करो। फिर सासू माँ को देखते हुए बोले, इसे अभी तक हमारे घर के तौर तरीके नहीं सिखाए तुमने। कुछ समझाओ कि बड़ों का लिहाज कैसे करते हैं। ससुर जी की बात सुनकर के सासू माँ झेप गई और मैं चुपचाप बुत बनकर खड़ी रह गई। वहीं अपने पिता की बात सुनते ही साल भर से मायके में बैठी हुई शादीशुदा नंद भी खड़ी हो गई और मेरे पास आकर मेरे पल्लों को मेरे सिर तक खींचते हुए बोली, अब यहीं खड़ी रहोगी या अंदर भी जाओगी? बेशरम कहीं की, बिल्कुल भी समझ नहीं है कि ससुराल में कैसे रहते हैं। मैं अपने हाथों का सारा सामान साथ लेकर ही अपने कमरे में दौड़ी चली आई। आंखों में आंसू आ चुके थे। आज तक इतनी बेइज्जती तो कभी किसी ने नहीं की थी जितना आज मेरे ससुराल वालों ने किया है। सारा सामान एक तरफ रखकर पलंग पर बैठते ही मेरा रोना छूट गया, पर जोर से तो रो नहीं सकती थी। घर में मेहमान जो थे, लेकिन तभी पीछे पीछे मेरे पति रमन भी कमरे में आ गए और आते ही मुझसे बोले, भला ये क्या तरीका है कमरे में भागकर आने का? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, सारे रिश्तेदार बैठे हुए हैं और तुम उसके सामने अपना सिर खोल करके घूम रही हो। बहुएं घूंघट में ही अच्छी लगती हैं, इससे परिवार की इज्जत रहती है। वो लोग तो तुम्हें बेटी समझकर सिर्फ समझा रहे थे, वह भी तुम्हारी गलती पर। फिर इसमें रोने की क्या बात है? अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा, नई नई शादी हुई है, मुझसे साड़ी नहीं संभलता। आप घूंघट संभालने की बात कर रहे हो, इससे मैं घूंघट के साथ घर में काम करना कैसे पॉसिबल है? मेरे मायके वाले ने मुझे घूंघट रखने की ट्रेनिंग नहीं दी थी, जो मेरे माता पिता को बीच में घसीटा गया। और ये भला कैसी इज्जत जो बहू को बेइज्जत करके मिलती है? मैंने जानबूझकर ऐसे थोड़ा ना किया था। इससे पहले कि रमन कुछ कहता, सासू माँ अंदर कमरे में प्रवेश करते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना सब कुछ कहने की? ये तेरा ससुराल है, बोलने से पहले सोच कर। गलती करेगी तो तुझे सुननी भी पड़ेगी, और तुझे ही क्या, तेरे माता पिता को भी सुनना पड़ेगा। सासू माँ के सामने देख करके एक पल के लिए मेरी बोलती बंद हो गई, पर फिर ये सोच कर कि वो दरवाजे पर खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी, मैं हैरान रह गई। पर फिर हिम्मत करके बोली, आप दरवाजे पर खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही थी? हाँ,
क्यों ना सुनूं? तेरा कमरा हमारे घर के ही हिस्से है और तू हमारे बारे में ही बातें कर रही थी। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? सासू माँ ने बड़े बेशर्मी की तरह जवाब दिया। मेरे कुछ कहने से पहले रमन ने जवाब दिया, माँ आप शांत रखो, मैं बात कर रहा हूँ इससे। लेकिन जैसे सासू माँ गुस्से में उबाल पड़ी थी, बस कुछ सुनने ही नहीं चाह रही थी। मुझे क्या बात करनी है? अब कोई बात नहीं करनी है, इससे माता पिता को बुलवाओ। आज सारे रिश्तेदारों के सामने ही बात होगी। कैसी बेशरम बेटी दी है हमें, एक तो गलती करती है, ऊपर से मुंह चला रही है। एक महीने में ही अपने रंग ढंग दिखा दिया। सासू माँ की आवाज़ सुन करके ससुर जी और नंद भी मेरे कमरे में ही आ गए। आते से ही ससुर जी ने अपना मोबाइल निकाला और उस पर किसी से बात करने लगे। लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे थे, मुझे अंदाजा हो गया था कि उन्होंने मेरे पापा को फोन लगा दिया है और उन्हें अभी के अभी मेरे ससुराल बुलाया जा रहा है। फोन पर बात कर लेने के बाद ससुर जी कमरे के बाहर निकल गए और उनके पीछे पीछे बाकी के सारे सदस्य। मैं कमरे में अकेली रह गई। मुझे सिर्फ हॉल में हो रही बातें सुनाई दे रही थी। सबको चिल्ला चिल्ला कर मेरी कमियां बताई जा रही थी। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी मेरे ससुराल वालों के साथ सहानुभूति जता रहे थे, जैसे इस घर के लोगों के साथ मैं अत्याचार कर रही हूँ। आधे घंटे बाद मुझे बाहर मेरे पापा की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो आ चुके थे। अचानक उन्होंने मुझे आवाज़ देकर बाहर बुलाया, पर इस बार मैं बिना घूंघट के बाहर आ गई। मुझे देखते ही मेरे ससुराल वालों का पारा और ऊपर चढ़ने लगा। तभी मेरी सास बोले, लो देख लो, आपकी बेटी को संस्कार नाम के चीज नहीं है। यहाँ ससुराल और ससुरालियों का पूरा कुनबा बैठा हुआ है, लेकिन उघाड़ चरचरे बाहर आ गई। सासू माँ की बात सुन करके मैंने पापा की तरफ देखा, पर पापा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। यह देख करके ससुर जी बोले, समधी जी हमारे घर की भी कोई इज्जत है। माना कि जमाना बदल गया है, लेकिन हमारे यहाँ तो घूंघट प्रथा चलती है और वो तो आपकी बेटी को निभानी ही पड़ेंगी। हम बहू को खुली छूट नहीं पर विश्वास नहीं करते। अगर ये रिश्ता आपको रखना है तो इसे ये सब मानना ही पड़ेगा। ससुर जी की बात सुन करके पापा ने रमन की तरफ देखा और कहा, आपको भी कुछ कहना है रमन जी? क्या आप अपने पापा की बात से सहमत हैं? लेकिन रमन के कहने से पहले ही नंद बोल पड़ी, अरे ये क्या कहेगा? मम्मी पापा बोल तो रहे हैं, अपनी बेटी को संस्कार सिखाइए कि ससुराल में कैसे रहा जाता है। यह तो उसे हमारा घर मिला है, कहीं मेरे ससुराल की तरह ससुराल मिल जाता तो आटे दाल का भाव पता चल जाता। अब सास ससुर के साथ साथ और भी रिश्तेदारों ने मेरी ही कमियां बताई। पापा काफी देर तक सबको चुपचाप सुनते रहे, पर मुझे बोलने तक नहीं दिया। जब सब लोग बोल लिए तब पापा बोले, बेटा जा तेरा सामान पैक कर ले, अब घर चलते हैं। पापा से इस तरह के जवाब की उम्मीद किसी को नहीं थी। बेटी तो पहले ही साल भर से यहाँ बैठी हुई है, अब बेटी का घर भी बिगड़ रहा है। ये देख करके अचानक सासू माँ पलटते हुए बोली, अरे समधी जी, हमने तो यहाँ आपको समझाने के लिए बुलाया था और आप तो अपनी बेटी को लेकर ही चल गए। भला ये भी कोई बात हुई? ऐसे तो आप अपनी बेटी का घर बिगाड़ लोगे। पापा ने सासू के सामने
हाथ जोड़कर कहा, देखिए समधन जी, आप मेरी बेटी को कितना इज्जत करती है, यह तो इसी बात से ही पता चल गया कि आज आपके घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। उसके बावजूद भी इतना बड़ा बखेड़ा हो गया, वो भी घूंघट के पीछे। और तो और आपने मुझे यहाँ तक बुला लिया। जब आप मेरे सामने ही इतना कुछ बोल गए तो मेरे बेटी को तो पता नहीं क्या कितना कुछ बोल सुनाती होंगी। और फिर ये तो कोई नई बात तो है नहीं। आपके घर के लिए आपकी बेटी भी साल भर से आपके घर में बैठी हुई है, तो मेरी बेटी भी अपने मायके में बैठ जाएगी। कम से कम उसे इतने लोगों के सामने बेइज्जत तो नहीं होना पड़ेगा। वैसे भी क्या फायदा ऐसे घर में जहां पति तक अपने पत्नी के लिए नहीं बोल पाया। मैं अपना सामान पैक करके अंदर कमरे में जाने लगी, तभी रमन बोला, नहीं नहीं पापा जी, ये कहीं नहीं जा रही है। मैं अपनी चुप्पी के लिए माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं अपना घर नहीं बिगड़ने दूंगा। रमन के कहते ही ससुर जी ने उसे घूर कर देखा। बस बन जा जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम तो जोरू का गुलाम ही सही। पापा जी, मैं अपना घर नहीं बिगड़ने दूंगा। साल भर से दीदी यहाँ बैठी हुई हैं अपनी बेवजह की जिद कारण कि उन्हें जीजा जी के साथ अलग रहना है। अब तो अपने कभी संस्कारों की बात नहीं की, फिर आज सिर्फ एक घूंघट के पीछे इतना बड़ा हंगामा क्यों? अगर आपको पसंद नहीं तो मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लूँगा, पर मैं अपना घर बिगड़ने नहीं दूंगा। रमन की जिद देख करके ससुर जी गुस्सा होकर कमरे में चले गए। सासू माँ और नंद भी झुकने को तैयार नहीं थी। आखिर कुछ दिनों के लिए पापा मुझे घर ले ही आए। जब रमन ने अपने रहने का बंदोबस्त कर लिया तब वो मुझे अपने साथ ले गया। रमन मुझे अपने साथ दूसरे शहर ले गया। सास ससुर अपने जिद के कारण हमसे बात तक नहीं करते। नंद आज भी अपने मायके में ही बैठी हुई है। नंद अपने पति के साथ अलग रहना चाहती है, पर वह गलत नहीं है। बदनाम तो बस बहू को किया गया कि उसकी बहू ने उसका घर तोड़ दिया।